ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा ही कॉमन इंसान को है। आज एक किसान है, उसको नहीं पता कि कल बारिश आएगी नहीं आएगी। तो ये बहुत ब्राइट है और बूमिंग फील्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में। और अभी आने वाले टाइम में इसरो अपना खुद का स्पेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन आल्सो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट आल्सो। तो हमें यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जाना हो, जीपीएस यूज करते हैं, वो भी स्पेस है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं पे फ्लड, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। तो अगर हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी को भी डेवलप करना है तो स्पेस इनोवेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की फील्ड में कुछ बढ़कर काम करें। और जितनी भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं है वो टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है। हर बच्चे को कोडिंग आज की डेट में आती है, हर बच्चे को सेंसस के बारे में पता है, वो अपनी साइंस की बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ता है जो हमारे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस मीट में आए। मेरा नाम सौरभ है और मैं डायरेक्टर इनोवेशन स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो इसरो स्पेस ट्यूटर है, रिकॉग्नाइज्ड इसरो स्पेस ट्यूटर। और जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो 30 तारीख को इसरो एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम है PSLV-C60। सो उस मिशन के अंदर हमारा जो स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, हमने एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में हम लोग एक सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उसके बारे में भी आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। मेरा नाम राघव शर्मा है। आई एम डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन। तो 30 दिसंबर को इसरो PSLV-C60 मिशन होने वाला है, जिसमें हमारा एक एक्सपेरिमेंट स्पेस में जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोफाइलिंग ऑफ रोलिंग सैटेलाइट। बिकॉज जब भी कोई स्पेस मिशन होता है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर -200 से +200 तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो सन के सामने है या धरती के पीछे है। तो जो हमारा ये सैटेलाइट के अंदर जो हमारा एक्सपेरिमेंट रन करेगा, वो जो सैटेलाइट जब रोल करेगा उसका टेम्परेचर को नोट डाउन करेगा, जो कि हम स्पेस एजेंसीज के साथ साझा करेंगे, जो उनको फ्यूचर मिशंस में मदद करेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आने वाले टाइम में भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। तो ये सब चीज़ें आगे वाले फ्यूचर्स में मदद करेंगे, सो डैट कि कोई भी टेम्परेचर की वजह से कोई भी आगे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जो ये इसरो का मिशन होने वाला है PSLV-C60, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है ये। जैसा राघव ने बताया कि टेम्परेचर का जो हमने ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट है, वो हमारा जो पेलोड है MOITD, उसके अंदर वो जाने वाला है। और ये जो प्योरली जितना भी एक्सपेरिमेंट है, हम लोगों ने खुद इस चीज़ को डेवलप किया है। जो हमारा स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, ये स्टार्टअप हमारा यमुनानगर हरियाणा में है स्टार्टअप। और शायद ये हरियाणा से पहली बार है कि कोई ऐसा स्टार्टअप जो इतने छोटे से शहर से ऐसा एक्सपेरिमेंट इसरो के साथ मिलकर भेज रहा है MOITD प्लेटफॉर्म में। और जो ये पूरा का पूरा MOITD का मतलब है, यहाँ पर आप पीछे भी देखेंगे लिखा हुआ है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन है जो ऑर्बिट में 45 दिन तक रन करेगा। और 45 दिन तक जब ये ऑर्बिट में घूमेगा तो वहाँ से इसके अंदर जो डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है, उसका जो डेटा है, वो सारे का सारा जो डेटा होगा वो इसरो के पास आएगा। क्योंकि जो इसके अंदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल है वो इसरो का है, तो जितना भी डेटा कलेक्ट होगा वो इसरो के पास आएगा। इसरो उस डेटा को फिर हमें भेजेगा एनालिसिस के लिए कि हमारे सेंसर्स ने ये डेटा को कलेक्ट किया है, आप इसको एनालिसिस कीजिए, इसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और वो डेटा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर धरती पर भी इंपॉर्टेंट है और स्पेस में भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर धरती पर भी ज़्यादा हो जाता है तो भी डिफिकल्टी आ जाती है, स्पेस में भी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं कि अगर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर एट पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट बहुत हाई हो रहा है या फ्लक्चुएट पर सेकेंड में ऐसे हो रहा है, तो हम अपनी फ्यूचर मिशंस में वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम अपनी फ्यूचर मिशंस में उसी तरह का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कि जिससे कम से कम नुकसान हो फ्यूचर में स्पेस मिशंस के अंदर।
तभी ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक क्रूशियल हो जाता है एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि इसरो आज की डेट में जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस की फील्ड में काम कर रही हैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में है या आपके पास कुछ अच्छा एक नया आइडिया है स्पेस से रिलेटेड, तो इसरो हर फील्ड में स्पेस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहा है। और हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम लोग इसरो के साथ एसोसिएटेड हैं एज इसरो स्पेस ट्यूटर्स। ना केवल हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, बट हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम एजुकेशन की फील्ड में, जिसको हम स्पेस एजुकेशन बोलते हैं, उसकी फील्ड में भी जो हमारा स्टार्टअप है वो काम कर रहा है। और लगभग 10 साल से हम लोग स्पेस की फील्ड में काम कर रहे हैं और हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले स्पेस डेब्रिस के ऊपर काम कर चुके हैं, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी सराहा था जब हमने काम किया। सर रतन टाटा जी भी उसको अप्रिशिएट कर चुके हैं, पद्मश्री डॉक्टर V आदिमूर्ति जी भी अप्रिशिएट कर चुके हैं उस काम को। और इन सभी से मोटिवेशन लेकर हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट का है, कॉलेज का है, रिसर्चर है, वो अपनी खुद की सैटेलाइट बनाकर भी स्पेस में लॉन्च कर सके। आज से पहले तक हम यही सोचते थे कि एक सैटेलाइट, जब वर्ड आता था तो हम सोचते थे कि सिर्फ साइंटिस्ट ही बना सकते हैं सैटेलाइट। एक बहुत बड़ा वर्ड था कि शायद जो कोई PhD कर रहा है शायद वही सैटेलाइट बना सकता है। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि एक स्कूल का बच्चा, एक 6th क्लास का बच्चा भी सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेज सकता है कि अगर उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। तो वो हमारा एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है। यदि आप देखेंगे एक ये छोटा सा एक प्रोटोटाइप है ये सैटेलाइट का, और ये आप ये कह सकते हैं कि अभी भी मैं चाहूँ तो इसको मैं कम से कम 60 से 70 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर तक भेज सकता हूँ रॉकेट में डालकर एक हीलियम बैलून से। इसकी इतनी पावर है। आप देखेंगे कि मेरे की हाथ इतनी छोटी सी चीज़ है, आप सोचेंगे कि ये छोटी सी डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर इतने सेंसर्स लगे हुए हैं, कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, कोडिंग है कि ये भी आपको लाइव डेटा आपके मोबाइल फ़ोन में देख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी की कितनी पावर है, और वही हम चाहते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी रिसर्चर के पास, साइंटिस्ट के पास, स्टूडेंट के पास कोई आइडिया है, वो माइक्रोग्रेविटी में भेजना चाहता है, स्पेस में भेजना चाहता है, तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे एज इसरो स्पेस ट्यूटर। उनको पूरा गाइड करेंगे कि आप स्क्रैच से हर एक चीज़ को कैसे बना सकते हैं, कैसे सैटेलाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे आप परमिशंस लेके इसको लॉन्च कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, और ऑलरेडी 2019 में हम एक ऐसा लॉन्च कर चुके हैं बच्चों के साथ मिलकर। आपके ट्राई सिटी की दीक्षांत ग्लोबल स्कूल है, उनके बच्चों के साथ हमने मिलकर 2019 में एक नियर स्पेस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया, जो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर तक गया था, और वहाँ से लाइव डेटा हमारे को उस सैटेलाइट ने प्रोवाइड किया था। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, अब हमने उसको बहुत ही सॉर्ट डाउन कर दिया, सिंपल फॉर्म में ले आए कि अब फ्यूचर में कोई भी बच्चा हो वो अपनी चीज़ें बनाएगा, चाहे वो गांव का बच्चा है, वो ट्राइबल्स में है, हर एक बच्चा सैटेलाइट बना के स्पेस में भेज सकता है। और जब हम यहाँ पे सैटेलाइट की बात करते हैं तो डिफरेंट मिशंस होते हैं हमारे पास, और वो डिपेंड करता है, आपके दिमाग में ये भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं। तो सैटेलाइट की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप उस मिशन को कुछ घंटों के लिए स्पेस में भेज रहे हैं, कुछ महीने के लिए भेज रहे हैं, कुछ सालों के लिए भेज रहे हैं। अगर सपोज करो कि आपको एक मिशन है, अगर इसी सैटेलाइट को आपको सपोज 3 से 5 घंटे के लिए स्पेस में भेजना है, तो शायद इसकी कॉस्ट आपको 2 से 5 लाख के बीच में आ जाए। अगर आपको वही चीज़ को सपोज 45 दिन के लिए भेजना है स्पेस में, तो शायद उसकी कॉस्ट 25 से 30 लाख रुपए आ जाए। उसी चीज़ को 1 साल के लिए भेजना है तो वो शायद 1 करोड़ रुपए में बनेगी। क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी स्पेस ग्रेड कंपोनेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि जो स्पेस में जाके भी काम कर सके। क्योंकि धरती के ऊपर टेम्परेचर अलग है, वहाँ पर स्पेस में टेम्परेचर अलग है। तो इसीलिए स्पेस मिशन कॉम्बिनेशन ऑफ, हर एक मिशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। चाहे आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोडिंग में, तो स्पेस साइंस एक ऐसी है जो आप सबको यूनाइट करती है एक जगह पर आकर, तो आप एक स्पेस मिशन को कंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था किसी से कि अभी कल परसों ही बच्चों से हमारी बात हो रही थी, तो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि हम स्पेस के अंदर इडली भेज सकते हैं क्या, स्पेस में मशरूम भेजेंगे तो क्या होगा। और ये फैक्ट है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की नीड है। हम इडली क्यों भेजेंगे स्पेस में?
अभी आने वाले कुछ टाइम में हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं, तो हमें उनके लिए फूड भी प्रिपेयर करना है, हमें उनके लिए खाना भी देना है। अगर वो 1 साल के लिए 6 महीने के लिए स्पेस में जाएंगे तो वो क्या खाएंगे वहाँ पर जाकर, उसके ऊपर रिसर्च कैसी होगी। जब तक हम भेजेंगे ही नहीं तो हमें इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा कि माइक्रोग्रेविटी में वो कितने दिन तक विस्टैंड कर सकता है। क्या इडली जाते ही खराब हो जाएगी या 2 महीने तक वहाँ पे ठीक रह सकती है, 1 महीने तक रह सकती है, राइट? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं वो भी हम स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में स्पेस में भेज सकते हैं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम करते ही हैं कि सेंसर्स भेज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज़ें कि मशरूम को भेजेंगे तो क्या होगा, पालक भेजेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक क्रिस्टलाइजेशन केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा स्पेस में। तो आपकी जो भी इमेजिनेशन है उनको इस स्पेस मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ यूनाइट होती है। और हम बच्चों की भी बात करते हैं कि एक छोटा स्कूल का बच्चा कैसे सैटेलाइट बनाएगा, तो आज की डेट में हर एक बच्चा इतना एक्सेसिबल है, वो टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है, हर बच्चे को कोडिंग आज की डेट में आती है, हर बच्चे को सेंसर्स के बारे में पता है, वो अपने साइंस की बुक्स में डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ता है जो हमारे स्पेस मिशंस में यूज़ होते हैं। तो इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आप ये बोल सकते हैं बहुत ब्राइट है और बूमिंग फील्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में। और अभी आने वाले टाइम में इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है स्पेस के अंदर। तो इसीलिए स्पेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑल्सो। इसीलिए एक आम इंसान हमेशा ये प्रश्न जरूर करता है, आपसे भी कभी करता होगा कि हम स्पेस में इतने इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, एक आम इंसान को क्या फ़ायदा है। अगर हम एक आम इंसान है, कॉमन मैन को क्या उसका फ़ायदा, तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही कॉमन इंसान को है। आज एक किसान है, उसको नहीं पता कि कल बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी ऐसी ऐप्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि आज से 1 हफ्ते बाद क्या होगा, फ्लड कब आएंगे, राइट। और जीपीएस है आज हमारे पास, हिंदुस्तान ने खुद का जीपीएस डेवलप कर लिया है, तो हमें यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जाना हो हम जीपीएस यूज़ करते हैं, वो भी स्पेस है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं पे फ्लड आ जाता है, सबसे पहले इसरो सामने आता है कि आपको बताता है कि उस एरिया का क्या हाल है। तो अगर इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजीज ही नहीं होंगी तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। तो अगर हमें अपनी इंडिया की इकॉनमी को भी डेवलप करना है तो स्पेस मिशंस प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो उसी में हमारा भी एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है जो हम 30 दिसंबर को इसरो के PSLV C60 मिशन में भेज रहे हैं। एक छोटा सा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, आई एम श्योर कि वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसका जो डेटा आएगा। और उसके साथ साथ इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं स्पेस की फील्ड में। वही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि दूसरे भी मोटिवेट हों और स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की फील्ड में कुछ बढ़कर काम करें। और जितनी भी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ 100% मेड इन इंडिया है, इंडिया में हम बना रहे हैं। पहले हम निर्भर होते थे कि चाइना से कुछ मंगवाएं, USA से कुछ मंगवाएं, तो अब हम जितने भी पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो सभी को इंडिया में डेवलप कर रहे हैं ताकि एक तो उसकी जो प्राइसिंग है, कॉस्ट है, वो भी लो कॉस्ट हो जाए और जो मिशंस हैं वो भी इम्पैक्टफुल मिशंस हों। आर्टिफिशियल रेन का क्या है इसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल रेन कहाँ की जा रही है, जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए सूखा पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल रेन, जैसे आपने एग्जांपल दिया होगा दुबई का ही, दुबई में बारिशें बहुत कम आती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी करने के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की गई, जिसमें कुछ उन्होंने क्लाउड सीडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जिसकी मदद से उस स्पेसिफिक रीजन में कुछ टाइम के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाएगी, जिससे उनकी जो ग्रीनरी की जो चीज़ें हैं वो उनको वेजिटेशन में हेल्प करेगा और सिटी की जो लाइफ ग्राउंड वाटर को राइज करेगा। तो बेसिकली जो स्पेस है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो कि डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे आने वाले टाइम में सूखा पड़ रहा है, लैंड की कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, टेरेन्स कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी आउटपुट लेके देन दिस कंट्रीज़ लाइक दुबई और काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करके एंड दे यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड सीडलिंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल रेन। इंडिया में कब ये नॉर्मल वे में पीपल स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल? इट विल डिपेंड अपॉन द रीजन। लाइक अगर आप देखें तो इंडिया में अभी कुछ रीजन्स में ऑलरेडी वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट हाँ, क्योंकि बिकॉज देयर इज थिंग लाइक इफ यू हैव सीन द न्यूज़ ऑफ दुबई, दे हैव क्रिएटेड द आर्टिफिशियल रेन
बट उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फ्लडेड सिचुएशन भी क्रिएट हो गया। सो हर एक चीज़ का प्रोज भी है, कॉन्स भी है। सो वी हैव टू मेक एंश्योर कि अगर हम आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उस लोकेशंस पे वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी कि हम ये ऐसी सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर पाएँ। राइट नाउ आई डोंट थिंक कि इंडिया भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी नियर फ्यूचर में सोच रहा होगा, बिकॉज इन द फ्यूचर वी ऑल्सो नीड दिस, बट राइट नाउ आई थिंक आवर मानसून एंड it is sufficient to provide the successful rain water among India. सर ये MOITD पे कितना खर्च हुआ और इसका आपको किसी से मदद मिली या आपने अपनी जेब से किया? सो सर जैसे MOITD है जिसका नाम है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, तो जो MOITD है ये एक पेलोड है जिस पेलोड को टेक मी टू स्पेस ने बनाया है, जिसके अंदर हमारा जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट जा रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि इसको बनाने का जो खर्चा है वो 15 से 20 लाख के आसपास आ जाता है। एक पेलोड को बनाने का खर्चा जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट रहती है। और इस तरह के मिशंस को बनाने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं वो कई बार अपने सेल्फ फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, वो खुद भी करते हैं, क्योंकि हमारा जैसे पहला या दूसरा मिशन होता है तो कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ फंडेड भी है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं जो इन सब स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों के अंदर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आर्टिफिशियल रेन दुबई में हुई थी तो उसके बाद वहाँ फ्लड आ गई, तो ये मुझे नहीं लगता कि नेचर के साथ एक खिलवाड़ है आर्टिफिशियल रेन करना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम नेचर के डेफिनेटली खिलाफ जाएंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, तो आर्टिफिशियल जो रेन है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर तरह से वहाँ पे सीडलिंग नहीं की और एज अ रिजल्ट वो फ्लड आए। तो तभी हम बोलते हैं कि जो भी चीज़ हम करें तो वो नेचर के विपरीत जाकर ना करें। और आई थिंक एक जो गुड सिटीज़न है उसका काम भी ये होना चाहिए, बट स्टिल हम ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि हमें पता भी है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो विपरीत परिस्थितियाँ बनेंगी, स्टिल हम लोग वो करते हैं उन चीज़ों को। तो हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि कुछ भी आप ऐसा आर्टिफिशियली ना करें जिससे नेचर को नुकसान हो फ्यूचर में। As we have seen that Dubai malfunctioned in Dubai and caused a lot of floods, and Dubai is far much economically better than country like us. They can buy any type of technology, but still they failed. Now, how do you ensure that in India we would be able to sustain that? So sir, definitely. सो इन इंडिया अभी तक जब हम आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, आर्टिफिशियल रेन जो है हमारा दैट इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट स्टिल अभी इंडिया ने IIT कानपुर के साथ मिलकर इसको प्लान किया था और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था आर्टिफिशियल रेन का। और बट स्टिल एज आई मेंशन कि अभी स्टिल रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद वैसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक छोटी सी फ्लड आ जाती है तो उसको ही नहीं अभी हम टेक केयर कर पाते। तो अभी इंडिया आई थिंक उसके लिए रेडी नहीं है, स्टिल रिसर्च गोइंग ऑन कि आर्टिफिशियल रेन अगर हम करवाते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या कैसा सक्सेसफुल होगा, एंड देन द IITs आर स्टिल वर्किंग ऑन द सेम। What projects you are working on for the common people? सो जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और कॉमन इंसान के लिए हम बात करते हैं, तो जितने भी स्पेस मिशन हैं ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली हम लोग एक कॉमन इंसान की प्रॉब्लम को उठा के वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी काम करते हैं तो हम नेशनल लेवल पे उस चीज़ को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चंडीगढ़ का पर्सन मेरे पास आया और मुझे बोले कि सर मेरे लिए एक ऐसी सैटेलाइट बना दो जो मेरे घर को ट्रैक करें ऑल दिस थिंग। हमें एक नेशनल प्रॉब्लम देखनी होती है कि उससे क्या देश को फ़ायदा होने वाला है, राइट। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा हमारा मिशन है MOITD में जो हम टेम्परेचर को कैप्चर कर रहे हैं कि उसका क्या वेरिएशन होगा, इससे ना केवल इंडियन साइंटिस्ट को इस डेटा से सपोर्ट मिलेगा, बट जो अब्रॉड में दूसरी एजेंसीज हैं फ्यूचर में, बिकॉज जो इसरो है वो भी अपना डेटा कहीं ना कहीं शेयर करता है दूसरी एजेंसीज के साथ, तो हमारे को फ्यूचर के अंदर इस मिशन से हेल्प मिलने वाली है। हम अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाले हैं, वहाँ पर हमें हेल्प मिलने वाली है। और जो हमारा सैटेलाइट प्रोग्राम होगा जो हम बोल रहे हैं किसी भी रिसर्चर्स या बच्चों के लिए होगा, उससे कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में बूम आएगा और हर कोई पर्सन अपनी खुद की सैटेलाइट्स बना पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि हम सपोज कोई यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि पंजाब और चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी हम मॉनिटर करना चाहते हैं, दैट इज़ अ लाइव डेटा,
तो उसके लिए वो अपनी सैटेलाइट बनाकर लॉन्च कर सकता है, राइट। तो उससे उसको वो डेटा मिलेगा। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए कि फ्यूचर में आपको उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपको ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी उस टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मिशंस को डेवलप करते हैं। अगर आप, मैं इसरो की भी बात करता हूँ, शायद इसरो के पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं हर साल कि हमें ये करना है, उसमें से वो कुछ ही प्रपोजल्स को सेलेक्ट करता है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उसको वैलिडेट करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना फ्रूटफुल है। तो जब भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें वो नेशन लेवल पे जाकर देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना वो फ्रूटफुल होगा और उसका आउटकम क्या आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम मिशंस को डिज़ाइन करते हैं। जी सर। सो सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि आप एक गांव में बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। पहले होता था कि आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था, बट आज की डेट में अगर मुझे इस सैटेलाइट को इसको भी डेवलप करना है तो मैं इसलिए आपको बोल सकता हूँ कि मैं चंडीगढ़ बैठकर भी इसको बना सकता हूँ। अगर आप मुझे यहाँ पर भी एक रूम दे दें और मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स दे दें तो मैं इसको यहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ। क्योंकि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट थी वो कम होती जा रही है और आप कहीं से भी हर चीज़ को एक्सेसिबल कर सकते हैं आप उसमें। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज इसी सैटेलाइट में बात करता हूँ, अगर मुझे इसका डेटा रिसीव करना है, पहले क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी आप देखते हैं कि वो छतरियाँ लगी होती थी डेटा को रिसीव करने के लिए, राइट। अब वो सब चीज़ों को इतना मिनिमाइज कर दिया है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में इसका डेटा आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होती जा रही है। तो आप कहीं पर भी बैठ के आप चीज़ों को कर सकते हैं। बट यस, फॉर द टेस्टिंग पार्ट, टेस्टिंग के लिए हमें इसरो को ही अप्रोच करना पड़ता है कि मैंने ये बना दिया तो इसकी आप प्लीज़ टेस्टिंग करो। उसके लिए इसरो के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो फैसिलिटीज़ हैं, वो चाहे बैंगलोर में हैं या गुजरात में हैं, उनके पास डिफरेंट सेंसर्स पर। तो टेस्टिंग्स, परमिशंस, उसके लिए हमें हमेशा गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता है या फिर इसरो को अप्रोच करना पड़ता है। ये पेलोड है, ये इंडिपेंडेंटली ऑर्बिट करेगा, इट इज पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल। जो सर अभी जो 30 दिसंबर को जाने वाला है जिसका नाम है MOITD, तो डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं POEM, जिसका मतलब है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो अगर आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे तो जो सबसे ऊपर का स्टेज है इसको हम बोलते हैं 4th स्टेज। इस 4th स्टेज के अंदर वो जो सैटेलाइट होगी वो इस 4th स्टेज के अंदर वो पेलोड को रखेंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसरो इस मिशन में सिर्फ हमारा ही मिशन नहीं भेज रहा है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें भेज रहा है। इस मिशन का नाम है स्पेडेक्स मिशन है, जिसमें मेन जो हम गगनयान की बात कर रहे हैं, इसरो जो भेजने वाला है मेन वो टेक्नोलॉजी वो टेस्ट करने वाले हैं कि दो चीज़ें आपस में स्पेस में कैसे कनेक्ट होंगी, क्योंकि इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। तो 4th स्टेज में इस रॉकेट के ऐसे ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स रखे होंगे। तो स्पेस में ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिट में जाके इजेक्ट होगा, देन वो ऑर्बिट में घूमेगा। तो जो ये हमारा MOITD है, लगभग 45 दिन के लिए स्पेस में रहेगा, वहाँ पे वर्क करेगा और जितने भी इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं उसका डेटा वो हमें भेजेगा वापस। गंगायान के लिए प्रिपेयर करने में इसरो जो PSLV बेसिकली होता है कि जब इसरो कोई भी मिशन को लॉन्च करता है तो रॉकेट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, राइट। और हम जैसे जो कुछ स्टार्टअप्स हैं, हम इसरो को अप्रोच करते हैं कि हम भी अपना एक्सपेरिमेंट भेजना चाहते हैं। तो इसरो के पास जो 4th स्टेज होता है वो खाली होता है, जिसको बोलते हैं पोएम। तो इसरो हम जैसे स्टार्टअप से एक्सपेरिमेंट्स लेता है, उसको वैलिडेट करता है और उसके अंदर डालता है और वो उसको ऊपर भेज देता है। बट जो लार्जर एम इसरो का है, स्पेडेक्स मिशन है, उसके अंदर वो सैटेलाइट्स भेज रहा है, अपनी खुद की सैटेलाइट्स भेज रहा है इसरो। और डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो मेन इसका विजन है वो डॉकिंग, कि दो चीज़ें आपस में डॉक कैसे होंगी, ताकि जो स्पेस स्टेशन इसरो बात कर रहे हैं बनाने की वो वैलिडेशन होगा इस मिशन के बाद। बट उसके साथ साथ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी इसरो भेजता रहता है ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी सपोर्ट करे। आपका जो ओवरऑल प्लान है इस मॉड्यूल का, इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट जी, जो उनका टारगेट है ओवरऑल उसके लिए जी, आपका एक्सपेरिमेंट हाँ, दैट इज नॉट कनेक्टेड। जो हमारे जो डेटा आएगा दैट इज अ डिफरेंट डेटा, और इसरो का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। Which countries are using space technology for economic development? Like most of the countries they are using this missions, like for example मैं लेता हूँ, अगर आपका वेदर फोरकास्टिंग ही हो, काफ़ी कंट्रीज इसमें काम कर रही है, लाइक इंडिया, US, चाइना, रशिया। सो
जो सिविलियंस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक उसी के रिगार्डिंग मिशंस क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट वो उनकी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से इट इज़ सपोर्टिंग द जीडीपी ऑल्सो। जैसे एग्जांपल दिया था आपको किसान वाला, लाइक किसान को नहीं पता कि कल बारिश आने वाली है या अगले हफ्ते में जाके कैसा वेदर रहने वाला है। सो दिस डाटा दे कैन टेक विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, और उसकी मदद से वो कल क्या उगाना चाहते हैं, क्या वो अपनी फसल में पानी दें या ना दें, या रुके, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली किसान को सपोर्ट कर रही हैं ड्यू टू द स्पेस मिशंस। अच्छा सर, इसका कितना वेट है ये MOI का, कितना वेट है और लाइक इट डिपेंड्स कि उसमें क्या क्या रखा गया है। जो अभी हमारा MOA मिशन है ये 4 स्टेज, अभी किसी ने पूछा था कि इसका कितना लाइफ रहने वाला है। पहले के टाइम में भी 4 स्टेज होता था, बट 4 स्टेज एक किस्म से सैटेलाइट को छोड़ा, और वो जो 4th पार्ट हो गया वो कुछ टाइम के लिए एक किस्म से यूजलेस हो जाता था, और जब वो वापस अर्थ के कक्षा में आएगा तो वो जल जाएगा। तो इसरो ने सोचा एक काम करते हैं, जब तक वो नहीं आ रहा तब तक उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर लेते हैं, और उसका लाइफ टाइम देखा उन्होंने 40 से 45 दिन है, क्योंकि उसमें पावर भी होगा। बिकॉज हर एक जब भी हम कोई चीज़ स्पेस में भेजते हैं, चाहे वो 1 ग्राम का भी हो, उसकी कॉस्ट अगर आप बिस्लेरी का बोतल भी रखो तो 20 रुपये का चीज़ ऊपर जाके लाखों में पहुंच जाता है। तो उन्होंने देखा कि इसमें पावर मॉड्यूल्स भी हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स भी हैं, तो एक काम करते हैं कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं जो कि 40 से 45 दिन तक स्पेस में रहेंगे। जो एक सैटेलाइट है, ये हमारा PSLV में अगर बात करूँ तो एक सैटेलाइट 90 मिनट में एक चक्कर काट देता है, एक ऑर्बिट, मतलब एक दिन में 15 से 16 चक्कर एक ऑर्बिट हो जाएगा एक सैटेलाइट का। तो एक 40 से 45 दिन तक स्पेस में रहने वाला ये पोएम मिशन, जो 45 दिन तक डाटा को सेंड करता रहेगा इसरो को। तो जो टेम्परेचर का आपने वेरिएशन वगैरह की बात की गई, ये एक्सपेरिमेंट है आपका, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप पहली बार ही कर रहे हैं या पहले हो चुके हैं? ये एक्सपेरिमेंट्स पहले भी हुए हैं, बट हर एक्सपेरिमेंट में कुछ नई चीज़ें निकल कर आई हैं जो कि अगले अपकमिंग मिशंस में वो यूज़ होती हैं, सो दैट दे मेक इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द कंपोनेंट्स। बिकॉज जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो जम जाएगी, ख़राब हो जाएगा सेंसर, या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर जल जाएगा, अगेन डैमेज हो जाएगा। तो वो जब वेरी करेगा जब सैटेलाइट, तो हर एक इंस्टेंस पे एक टेम्परेचर का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, जो कि स्पेस एजेंसी फ्यूचर मिशंस में यूज़ करेंगे कि अगर ये इस पॉइंट पर था तो ये ऐसे रोल कर रहा था, इतना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ रहा था। सो उस टाइम वो थर्मल ब्लैंकेट्स यूज़ करके, थर्मल उस मटेरियल को यूज़ करके ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इससे आपने फॉलो अप क्या करने वाले हैं? इससे हम पूरा टेम्परेचर प्रोफाइल बनाएंगे, टेम्परेचर का डाटा रिट्रीव करेंगे कि कैसे कैसे टेम्परेचर प्ले कर रहा है जब ये सैटेलाइट रोल कर रहा है। जब सन के सामने जा रहा है तो 200 डिग्री तक जा रहा है, अगर अर्थ के पीछे जा रहा है परछाई में तो -120 -150 तक जा रहा है। तो हर एक इंस्टेंस पे इसका टेम्परेचर नोट डाउन किया जाएगा। और फ्यूचर में उसकी मदद से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करना चाहिए। अभी हम यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम 6064, शायद एल्यूमिनियम 6064 से भी बेटर ऑप्शन हमें मिल सकता है, राइट। तो इसकी रिसर्च से, वो डेटा से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हमें दूसरा मटेरियल यूज़ करना चाहिए कुछ चीज़ें बनाने के लिए, क्या उसे लो ग्रेड में भी जा सकते हैं, हाई ग्रेड में जा सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें यूज़फुल होंगी जो उसका डेटा आएगा हमारे